मेरे सहयोगी अमित प्रकाश और जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, बयानबाजी का दौर तो हर तरफ से चल रहा है। पुतिन दे रहे हैं बयान, ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आ रहे हैं, पश्चिमी देशों की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन युद्ध के 14वें दिन जमीन पर आज हालात क्या हैं? देखिए, जमीन पर हालात इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, जिस ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूं, वो पोलैंड और पश्चिमी यूक्रेन का वो हिस्सा है जहां से सबसे ज्यादा इवैक्यूएशंस हो रही हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, मुझे देख पा रहे होंगे, लगातार रात से हो रही बर्फबारी के बीच इस वक्त तापमान -5 से -6 डिग्री के बीच में है और रात से बर्फबारी रुकी नहीं है। ऐसी स्थिति में सोचिए, वो छोटे छोटे बच्चे और जो महिलाएं जो यूक्रेन की तरफ से पोलैंड की तरफ दाखिल हो रहे हैं, पूरी रात इस बर्फबारी के बीच में किस तरीके से इवैक्यूएशंस उनकी हुई होंगी, किस तरह से तकरीबन 14 से 15 घंटे वो कतारों में खड़े रहे होंगे और उसके बाद उन्हें इजाजत मिली होगी इस तरफ आने की। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, लाखों की तादाद में अब तक लोग इस तरफ यानी कि पोलैंड की तरफ दाखिल हो चुके हैं। और ये सीमा इस वक्त कहा जाता है कि पश्चिमी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन के आसपास के जो सटे हुए हिस्से हैं, वहां से भी लगातार शरणार्थियों का आना इस सीमा पर लगातार जारी है। सुमी से जो स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां फंसे हुए थे, स्ट्रैंडेड थे, उनका इवैक्यूएशन भी वहां से हुआ है। और इसी रास्ते जहां मैं खड़ा हूं, इसी रास्ते अब से कुछ घंटों बाद वो स्टूडेंट्स दाखिल होंगे, ऐसी खबर आ रही है। तो दोनों तरफ की बयानबाजी के बीच कहीं ना कहीं ये बात बार बार आती है। ये कहा जाता है कि लगता है किसी बात, कहीं कोई एग्रीमेंट या फिर किसी सेटलमेंट पे बात जरूर आ रही है। कुछ प्रोविंसेस को लेके पुतिन ने कहा है कि हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं, या फिर ज़ेलेंस्की की तरफ से भी ये बयान आता है। लेकिन फिलहाल हल नहीं निकलने की वजह से सबसे ज्यादा जो इसकी मार पड़ रही है वो उन लोगों पे पड़ रही है जो लगातार यूक्रेन छोड़ रहे हैं, जो लगातार यूक्रेन छोड़ के पोलैंड की सीमा से होते हुए पोलैंड में दाखिल हो रहे हैं, हंगरी में दाखिल हो रहे हैं, रोमानिया में दाखिल हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं पूरी रात यहां मौजूद था और जो स्थिति, जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से इसी मौसम की मार के बीच में लगातार बच्चों को लेकर महिलाएं इस तरफ दाखिल हो रही हैं। यानी कि आज इतने दिनों के बीत जाने के बाद भी अगर इसका हल नहीं निकला है, तो उस हल नहीं निकलने की वजह से जो सबसे बड़ी मार पड़ रही है वो उन निर्दोष लोगों पे पड़ रही है। वो वैसे लोगों पे पड़ रही है जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है इन दो लोगों के टकराव के बीच में। तो मैं जो महसूस कर पा रहा हूं और मैं जो लगातार बॉर्डर्स पे देख रहा हूं, स्थिति यही है। हालांकि ये बात भी बार बार कही जा रही है कि रिटेलिएशन के लिए नेटो फोर्सेस की तरफ से भी तैनाती पोलैंड की अलग अलग सीमाओं पर की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है, बार बार लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके का एग्रेसिव अटैक रशिया की तरफ से हो रहा था, जिस तरीके से एग्रेसिवली मिसाइल अटैक्स या फिर बॉम्बिंग की जा रही थी अलग अलग शहरों पे, वो पिछले 24 घंटों में थोड़ी कम हुई है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी ये उम्मीद बंधी है कि जो आक्रमण अगर रशिया की तरफ से, उसका एग्रेशन अगर कम किया गया है, उसको अगर कम उस संख्या में या उस इंटेंसिटी के साथ इस वक्त आक्रमण नहीं किए जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद इस बात की है कि शायद एक बीच का रास्ता कॉरिडोर को लेकर दोनों देशों की तरफ से जो है वो आरोप लगाए गए कि ह्यूमन कॉरिडोर के लिए सीज फायर की बात तो की जाती है, लेकिन जैसे ही सीज फायर का वक्त होता है, सीज फायर की बात को माना नहीं जाता, गोलीबारी तब भी जारी रहती है। बॉर्डर क्रॉस करके जो लोग आ रहे हैं वो वहां के हालात के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, सीज फायर जो बात आप कह रहे हैं, सीज फायर की बात जब बार बार होती है और उन सीज फायर के बीच अगर फिर से आक्रमण होता है या फिर से अटैक्स किए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन कॉरिडोर्स जिसको लेके एक बात समझने की जरूरत है। रशिया इस वक्त पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, चाहे आप इकोनॉमी की बात करें या फिर क्रूड ऑयल की बात करें। तमाम अलग अलग कंपनियां, कल की एक रिपोर्ट थी कि तकरीबन 180 कंपनियों ने अपने ऑफिसेज वहां पे शट डाउन करके और वो रशिया से बाहर आ गए। इसी के साथ साथ अमेरिका ने भी क्रूड ऑयल लेना वहां से बंद कर दिया है। पोलैंड में जिस सीमा पर मैं हूं, यहाँ जो पेट्रोल पंप्स हैं, यहाँ जो गाड़ियां हैं, वहाँ तकरीबन यहाँ की करेंसी में 3 रुपए की बढ़ोतरी, ऑयल टैंक्स पे अगर आप जाएंगे रिफिल कराने के लिए तो 3 रुपया महंगा हो गया है यहाँ पर ऑयल फ्यूल जो है। लेकिन उसके बावजूद भी पोलैंड ने यह तय किया है कि क्रूड ऑयल जहां तक सवाल है रशिया से लेने का, वो उससे नहीं लेंगे। तो अब रशिया को अलग थलग करने की तैयारी है और इसीलिए रशिया भी इस बात को समझता है कि उसका एग्रेशन कहीं ना कहीं अब उस पर भारी पड़ रहा है। और इसीलिए जो इवैक्यूएशन कॉरिडोर्स, जिसकी सेफ्टी कॉरिडोर्स की बात हम कर रहे हैं, उनको बनाने की बात तो जरूर होती है, लेकिन गुस्सा पोलैंड की तरफ से या फिर यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से इस बात को
लेके होता है कि आप एक बार में कहते हैं कि हम सीज फायर करके और आप इवैक्यूएशन रूट्स बनाइए, हम इतने समय से लेके इतने समय तक हमला नहीं करेंगे, बमबारी नहीं करेंगे, लेकिन उस समय के बीच में भी आक्रमण होता है। तो इन सभी कारणों की वजह से भी ये एक कंसेंसस, ये कॉमन कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से चीजें नहीं रुक पा रही और इस वजह से लोगों को इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां के हालात बताए अमित प्रकाश। मैं जल्दी से एसपी सिन्हा साहब आपका रुख करूंगा। आप बताना चाह रहे थे कि युद्ध किस तरह से आगे बढ़ रहा है और पश्चिमी देशों की तरफ से क्या हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं और इसका असर क्या होगा। देखिए, द वेरी फैक्ट कि ये 14वां दिन बैटल इंटर किया है, इसका मतलब है कि जिस गति से बैटल को डेवलप करना चाहिए था वैसे बैटल डेवलप नहीं हुआ। जो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है कि डच ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर्स दिया है एयर डिफेंस के लिए, एस्टोनिया ने जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल दिया है, पोलैंड ने लाटविया ने स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल सैम्स दिया है, चेकोस्लोवाकिया ने मशीन गन्स दिया है, स्नाइपर राइफल्स दिया है, पिस्टल दिया है, एम्यूनिशन दिया है। जो फॉर्मली न्यूट्रल कंट्री जैसे स्वीडन एंड फिनलैंड, उन लोगों ने भी वेपन्स दिया है। तो अब भी अब इनडायरेक्टली वो इस जंग में इनडायरेक्टली उनका रोल हो रहा है। जर्मनी ने स्टिंगर और शोल्डर लॉन्च रॉकेट्स दिया है। तो करीब 20 ऐसे देश हैं जिसमें नाटो और नॉन नाटो देश हैं जो मिलिट्री इक्विपमेंट यूक्रेन को दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि यही कारण है कि जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, हम जीतेंगे, तो ये जो भाषा है ये कहीं इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम अभी पूरी तरह से असहाय नहीं हुए। यानी कि ज़ेलेंस्की का जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह यह है कि उन्हें अलग अलग देशों की तरफ से ये हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। सुरेश गोयल साहब, मैं आपसे ये समझूंगा कि किस तरह से हम वहां पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस बीच जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का बयान है वो कितना इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कह रही हैं, भारत को शुक्रिया कह रही हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में जो भारतीय फंसे उन्हें तो हमने निकाला ही, 9 बांग्लादेशियों को भी यूक्रेन से भारत बचाकर लेकर आया है। और यूक्रेन के हालात कैसे हैं वो हम सब जानते हैं, जहां पर स्थिति नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है। ऐसी स्थिति में भी भारत अपने साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों की भी मदद कर रहा है और इसके लिए बांग्लादेश शुक्रिया कह रहा है भारत को। जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि इस पूरी एक्सरसाइज के जो इवैक्यूएशन किया गया है, हालांकि इतना ज़रूर है कि शायद थोड़ा सा और इसमें हम कुछ कर सकते थे कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट का कहना है कि यूक्रेन के अंदर उनको अकेला छोड़ दिया गया, कि उनको बॉर्डर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। शायद वो हो सकता था, लेकिन बहरहाल वो तो खैर बाद में पोस्टमार्टम सभी करते होता है। लेकिन इसके साथ में जो हम लोगों ने बाकी देशों के जैसे बांग्लादेश के जो 9 लोगों को निकाला है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो साबित करता है कि संकट के समय में खाली हम अकेले नहीं, हम बाकी देशों के लोगों की भी मदद करते हैं। तो ये जो हमारा मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, एक उसका परिचायक है। मैं कहूँगा कि उसके तहत हम बाकी देश के लोगों को निकाले हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। ये अगर इस समय मैं और कुछ कहूँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता था सैंक्शंस के बारे में, अगर समय है तो। एक सेकंड, मैं एक बार जरा खबर बता दूं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। सैंक्शंस को लेकर एक बार फिर से हम इस चर्चा को शुरुआत करेंगे, लेकिन ऑपरेशन गंगा के तहत सरकार ने presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.